हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नए राजवंश की। हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत में, और इस राजवंश का नाम है दोस्तों सैयद वंश। ठीक है, तो इस सैयद वंश के बारे में बहुत ही डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और इसके हम चार जो शासक हैं उन शासकों की हम बात करेंगे, यानी कि खिज़र खां, मुबारक शाह है, और मोहम्मद शाह है, और अलाउद्दीन अलाउद्दीन आलम शाह है। दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत की जो तुगलक वंश है उसके बारे में हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने चर्चा कर ली है। आज हम एक नया राजवंश पढ़ने वाले हैं, और दोस्तों आज की ही वीडियो में इस पूरे राजवंश को पूरा हम कवर कर लेंगे दोस्तों। फिर इसके बाद हमें दूसरा राजवंश यानी कि लोधी वंश के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सैयद वंश। ठीक है, देखिएगा। देखिए दोस्तों, तुगलक वंश के बाद में दोस्तों तुगलक वंश के बाद में एक नए राजवंश की स्थापना होती है दोस्तों दिल्ली सल्तनत में, और उसका नाम है सैयद वंश। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा, जो सैयद वंश के जो जितने भी राजवंश के जो शासक हुए हैं, यानी कि जो सैयद मुसलमान थे, अपने आप को दोस्तों हजरत मोहम्मद शाह का वो क्या मानते थे, वंशज मानते थे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि सैयद वंश के शासकों ने ही दिल्ली सल्तनत पर आपको पता है कि दोस्तों 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया दोस्तों। हम यूँ कह सकते हैं कि 37 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था दोस्तों इन सैयद वंश के शासकों के द्वारा दोस्तों। देखिएगा, हम यूँ कह सकते हैं कि जो सैयद वंश के जो दिल्ली सल्तनत पर उन्होंने शासन किया, इनमें चार इंपॉर्टेंट जो शासक हुए हैं दोस्तों, उनकी हम चर्चा करते हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहला जो शासक है खिज़र खां है दोस्तों। और खिज़र खां का जो टाइम पीरियड था वो 1414 से लेकर 1421 तक उन्होंने शासन किया। इसके बाद में दोस्तों मुबारक शाह शासक बनते, जिन्होंने 1421 से लेकर 1434 तक उन्होंने शासन किया। और मोहम्मद शाह है, उन्होंने 1434 से लेकर 1445 तक शासन किया। और लास्ट दोस्तों अलाउद्दीन आलम शाह हैं, उन्होंने 1445 के बाद में 1451 तक उन्होंने शासन किया। इसके बाद दोस्तों जो सैयद वंश की जो बागडोर है दोस्तों, वो दोस्तों लोधी वंश के जो शासक है दोस्तों, यानी कि बहलोल लोधी के हाथों में चली जाती है। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी कहानी बहुत ही बढ़िया तरीके से हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ आप जुड़े रहेगा, और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उस चैनल की जो लिंक है दोस्तों उसको अपने जो फ्रेंड सर्किल है, या कोई लाइब्रेरी ग्रुप है, या कोई एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी आपके पास कोई ग्रुप है उनके अंदर इसके लिंक को शेयर कीजिएगा, ताकि दोस्तों इन सभी लोगों का बड़ा फ़ायदा हो सके दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं खिज़र खां की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिएगा खिज़र खां की अगर हम बात करें तो दोस्तों खिज़र खां का जो टाइम पीरियड था, ये दोस्तों टाइम पीरियड दोस्तों खिज़र खां का यानी कि 1414 ईस्वी से लेकर 1421 तक उन्होंने शासन किया। देखिएगा, देखिए दोस्तों, जो मोहम्मद बिन तुगलक है, यानी कि तुगलक वंश का शासक था। तो दोस्तों तुगलक वंश के शासन काल में के आरंभ में ही दोस्तों दिल्ली सल्तनत के विघटन की प्रक्रिया है दोस्तों बड़ी जोरों शोरों से चल रही थी। हम यूँ कह सकते हैं कि दिल्ली एक बड़ा साम्राज्य था, और उस साम्राज्य की जो सीमाएं हैं दोस्तों वो बिल्कुल कम होती जा रही थी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में दोस्तों जो तुगलक वंश का जो साम्राज्य था वो विघटन यानी कि पतन की ओर चल रहा था, और उसके जो आसपास का जो जितने भी छोटे बड़े जो राज्य थे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम यूँ कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो शासनकाल था वो दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य था वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में दोस्तों उनकी सीमाएं यानी कि बहुत कम होती जा रही थी। हम यूँ कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का विघटन प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, देखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात ही भी चल रही थी ये चीज़ें। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि किस तुगलक वंश के शासक के टाइम पीरियड से ही दोस्तों दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य था वो विघटन की ओर चल रहा था। उनकी जो सीमाएं थी दोस्तों वो कम होती जा रही थी। आपको बताना है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। देखिएगा, तुगलक वंश के शासन की जो समाप्ति है दोस्तों, समाप्ति तक अनेक राज्य स्वतंत्र हो गए थे। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं तुगलक वंश की समाप्ति तक तो दोस्तों यानी कि जो जितनी तुगलक वंश के शासकों की जो सीमाएं थी वो बिल्कुल कम होती जा रही थी। क्योंकि उन राजाओं के द्वारा
अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था, इसीलिए साम्राज्य बिल्कुल छोटा होता जा रहा था। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एक सबसे बड़ा उदाहरण आपको मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जो जो एक वंश था तैमूर था दोस्तों। ऐसे तैमूर ने भी दोस्तों दिल्ली पर दोस्तों 1398 में उन्होंने आक्रमण किया था। और इस आक्रमण के द्वारा दोस्तों तैमूर तो था, उसने काफ़ी दिल्ली को नुकसान पहुंचाया था। तो इसी समय दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो मुल्तान है, लाहौर है, और जो दियालपुर है, जौनपुर है, इन सभी जो दिल्ली इस दिल्ली के सानिध्य में आते थे, उन्होंने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि तैमूर के आक्रमण के समय भी दोस्तों तुगलक वंश के विशाल साम्राज्य को इस तैमूर लंग ने बिल्कुल उसको क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, और इन कठिन परिस्थितियों में तुगलक वंश की राजधानी राजगद्दी सैयद वंश के शासकों के हाथों में आ गई थी। ठीक है, तो याद रखना है कि जैसे तैमूर लंग ने यानी कि तैमूर ने भारत पर 1398 में आक्रमण करता है, और आक्रमण करने के बाद में दोस्तों उसने दिल्ली को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। उसी समय दोस्तों सैयद वंश के हाथों में यानी कि दिल्ली सल्तनत की जो बागडोर है उनके हाथों में आ गई थी दोस्तों। अब कैसे आती वो मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा। खिज्र खां स्वयं को इस्लाम धर्म के संस्थापक यानी कि जो खिज्र खां था दोस्तों, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं जो सैयद वंश का जो शासक था, खिज्र खां जो पहला जो शासक था दोस्तों, ये अपने आप को दोस्तों जो इस्लाम धर्म के संस्थापक दोस्तों पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का वंशज मानता था अपने आप को। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि जो खिज्र खां के जो पिता थे नासिरुल मुल्क मर्दान दौलत अरब के आकर भारत में बसे थे। यानी कि ये कब आया था दोस्तों, उनके जो वंशज हैं हम यूँ कह सकते हैं, उनके जो पिताजी थे, खिज़र खां के पिताजी थे नासिरुल मुल्क मर्दान दौलत, ये अरब के थे। और अरब आकर दोस्तों ये कहाँ यानी कि भारत में आकर ये बस गए थे। क्योंकि आपको पता है कि जब उनके पिताजी तो जो मर्दान दौलत थे वो जब भारत में आए थे, उस वक्त दोस्तों हमारे भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत में यानी कि तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक का यहाँ पर शासन था। और यहाँ पर आकर दोस्तों वो अमीर के रूप में वो कार्य कर रहे थे। यानी कि फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में दोस्तों जो खिज़र खां के जो पिताजी थे यानी कि नासिरुल मुल्क मर्दान दौलत, ये यहाँ पर अमीर के पद पर ये काम कर रहे थे। ठीक है, देखिएगा सुल्तान का सल्तनत काल में शासक करने वाला यानी शासन करने वाला एकमात्र सिया वंश था। यानी कि सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र जो सिया वंश यानी इसको हम सैयद वंश भी हम कह सकते हैं, ये एक शासन था। ठीक है, तैमूर ने भारत पर दोस्तों 1398 समय में खिज़र खां आक्रमण जब किया उन्होंने 1398 भारत में, तब जो खिज़र खां था दोस्तों वो भी उसके साथ था दोस्तों, और वो भी भारत में आया हुआ था। और तैमूर भारत से जब भारत पर उसको आक्रमण किया और भारत को जीता, दिल्ली को जीता, और जीतने के बाद जैसे अपने स्वदेश लौटा, तो उसने जो तैमूर के साथ जो आया हुआ था जो खिज़र खां था, उनके हाथों में दोस्तों बागडोर संभाल दी। और वहाँ का यानी हम यूँ कह सकते हैं कि मुल्तान है और लाहौर है और दियालपुर है दोस्तों, इसकी सूबेदार बनाकर वो वापस से अपने स्वदेश लौट गया था। और इस एवज में दोस्तों खिज़र खां उसको कर वसूली करता था, यानी कि कर वसूल करके वहाँ पर राजकोष पहुँचा था तो दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो तैमूर जब भारत पर आक्रमण किया 1398 ईस्वी में, तब खिज़र खां भी उसके साथ आया था। और जैसे ही दोस्तों जो तैमूर लंग ने उसने आक्रमण करके दिल्ली सल्तनत को अपने हाथों में लिया, तब दोस्तों खिज़र खां को वहाँ की सूबेदारी दी। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं मुल्तान, लाहौर और दियालपुर की उसकी सूबेदारी उसको दे दी गई थी। ठीक है देखो, खिज़र का अपने शासनकाल में तैमूर के पुत्र शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन का दिखावा करता था दोस्तों। वैसे तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो खिज़र का है, खिज़र का इस सैयद वंश का संस्थापक तो माना जाता है, लेकिन इतना पावरफुल रही राजा नहीं था। क्योंकि आपको पता है कि ये जो खिज़र का है ना, जो शासन कर रहा था वो कैसे कर रहा था, जो तैमूर लंग का जो पुत्र था दोस्तों शाहरुख था दोस्तों, इस शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में वो शासन करता था। ठीक है, खिज़र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण न करके, देखिएगा यहाँ पर हम यूँ कह सकते हैं जो खिज़र खां थे इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की दोस्तों। ठीक है, यानी कि खिज़र खां की उपाधि धारण ना करते हुए ये रैयत ए आला की उपाधि धारण किया था उसने। ठीक है भाई, हम यूँ कह सकते हैं कि वैसे तो ये जो
तैमूर लंग है। तैमूर लंग का जो पुत्र था दोस्तों, यानी कि शाहरुख के नेतृत्व में ये प्रतिनिधित्व में काम करता था, इसलिए वो अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं कर पाया और एक उपाधि धारण की, रैयत ए आला की उपाधि से वो शासन करता था। ठीक है। खिज़र खान ने अपने नाम के सिक्के जारी नहीं करवाए दोस्तों, ये एक बड़ी विडंबना है दोस्तों। शासक बन जाता है फिर भी वो सिक्के जारी नहीं करवाता है। और दोस्तों जो सिक्के तुगलक वंश के जो शासकों ने चलाए थे दोस्तों, यानी हम कह वही सिक्के इसके शासनकाल में भी चल रहे थे दोस्तों, यानी कि तुगलकों के सिक्के चल रहे थे, वही सिक्के दोस्तों उसने भी आगे जारी किए, यानी उस उन्हीं को आगे बढ़ाया दोस्तों। तो ये एक वैसे हम यूँ कह सकते हैं कि ये दबाव में शासन करने वाला एक शासक हम कह सकते हैं। ठीक है। देखिएगा, खिज़र खान ने तुगलक सुल्तानों के नाम से ही शासन किया दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया था कि ये शासक बनता है, लेकिन शासक बनने के साथ साथ दोस्तों ये सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है, रैयत या आला की उपाधि धारण करता है। और दोस्तों सिक्के भी, अपने नाम के सिक्के भी नहीं चलवाता है। और जो तुगलक वंश के शासकों के द्वारा जो सिक्के चल रहे थे, वही सिक्के इसके शासनकाल में चल रहे थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह अभी भी दोस्तों तो जो सुल्तान थे तुगलक वंश के, उन सुल्तानों के नाम से ही ये शासन कर रहा था। ठीक है। एक बड़ी बात हम आपको बता दूं कि जो खिज़र खां है, खिज़र खां ने दिल्ली के पास दोस्तों एक खिज़राबाद, एक नया नगर बसाया था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आपको याद रखना है कि दिल्ली के पास जो खिज़राबाद है, ये किस शासक के द्वारा बसाया गया था, यानी इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? खिज़र खां के द्वारा ये स्थापना की गई थी दोस्तों। ये जो शासक था खिज़र खां है, इसकी जो मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो ये तो हमने पहला जो शासक था दोस्तों खिज़र खां के बारे में बात कर लिए। और खिज़र खां ने कौन सी उपाधि जो धारण की थी दोस्तों, ये मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। यानी कि उसने उपाधि धारण की थी, रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी दोस्तों। और एक बात और याद रखिएगा, इसने दिल्ली के अंदर एक खिज़राबाद नगर बसाया था दोस्तों। ठीक है। अब देखिएगा, इसके बाद में शासक बनता कौन? मुबारक शाह। ठीक है दोस्तों। देखिएगा, मुबारक शाह है, इसने जो शासन बनता है दोस्तों 1421 से लेकर 1434 तक ये अपने पद पर बना रहता है। देखिए इसकी कहानी हम पढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये जो मुबारक शाह है, ये मुबारक शाह है दोस्तों, मुबारक शाह है, ये खिज़र खां का दोस्तों पुत्र था और उसने सुल्तान की उपाधि धारण की। अब यहाँ से हम यूँ कर सकते हैं कि जैसे जो खिज़र खां है, इसने तो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इसने तो कौन सी, यानी कि रैयत ए आला की उपाधि धारण करता है। लेकिन उसके पुत्र मुबारक शाह ने कौन सी उपाधि धारण की? सुल्तान की उपाधि धारण की, यानी कि शाह का मतलब होता है दोस्तों सुल्तान। ठीक है। और हम यूँ कह सकते हैं कि जितने भी जो सैयद वंश के शासक हुए हैं, यानी कि खिज़र खां है, मुबारक शाह है, मोहम्मद शाह है, अलाउद्दीन खिलजी है, इन सभी शासकों में सबसे महान शासक हम मुबारक शाह को ही हम मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं उसकी हम बात करते हैं। देखिएगा, इसके समय में अनेक विद्रोह हुए दोस्तों। किसके समय में? यानी कि मुबारक शाह के शासनकाल के समय में दोस्तों अनेक विद्रोह होते हैं। और दोस्तों ये एक ऐसा शासक था, इन सभी जो विद्रोह है ना, उनका बहादुरी से दोस्तों सामना किया दोस्तों, और सामना किया और अपने साम्राज्य को उसने बचाया। इसीलिए दोस्तों इसने अपने साम्राज्य को बचाने की खुशी में दोस्तों इसने अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया और अपने नाम के सिक्के भी जारी करवाए दोस्तों। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, इनके जो पिताजी थे खिज़र खां ने ना तो सुल्तान की उपाधि धारण की और ना ही अपने नाम के सिक्के जारी करवाए। ठीक है। खुतबा तो बहुत दूर है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने सुल्तान की उपाधि और अपने नाम के सिक्के जारी ही नहीं करवाए, लेकिन इसने ये काम कर डाला। इसीलिए हम यूँ कह सकते हैं कि सैयद वंश का ये महान शासक माना जाता है दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों एक बात और बात करते हैं इसके बारे में। देखिए दोस्तों, जो मुबारक शाह है, यानी कि मुबारक शाह ने दिल्ली के अंदर दोस्तों एक नया नगर बसाया दोस्तों। और दोस्तों वो भी क्या, यमुना नदी के किनारे पे बसाया था और उसका नाम है मुबारकाबाद दोस्तों। मुबारकबाद भी हम कह सकते हैं इसको, मुबारकबाद या मुबारकाबाद भी हम कह सकते हैं। ये नए नगर की स्थापना करता है दोस्तों। कौन? मुबारक शाह। ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पे एक बात हम करते हैं, यानी कि दोस्तों जो मुबारक शाह है ये महान शासक था, लेकिन दोस्तों ये एक क्या है कि एक जो इसका एक वजीर था दोस्तों, यानी कि दरबारी वजीर था। ठीक है। उसके ये क्या है कि
उसके षड्यंत्र में आ जाता है और इसकी हत्या करवा दी जाती है दोस्तों। ठीक है, देखिएगा कैसे। देखो, मुबारक शाह के दरबारी इतिहासकार थे दोस्तों याहीन याहिया बिन सरहिंदी। ठीक है, देखिएगा, याद रखिएगा, याहिया बिन सरहिंदी ने एक किताब लिखी दोस्तों, यानी कि तारिक ए मुबारक शाही। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। याहिया बिन सरहिंदी ने एक किताब लिखी तारिक ए मुबारक शाही, और इस तारिक ए मुबारक शाही में दोस्तों, यानी कि जो मुबारक शाह है, इनके कार्यों का वर्णन मिलता है दोस्तों। इसने अपने कार्यों का वर्णन, जैसे हम यूँ कह सकते हैं कि इन्होंने सिक्के जारी करवाए और उन्होंने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया दोस्तों। एक नए नगर की स्थापना भी वो करते हैं जिसका नाम है मुबारकाबाद। इन सभी की जानकारी दोस्तों उसके दरबारी इतिहासकार, उसका नाम है याहिया बिन सरहिंदी ने जो किताब लिखी तारिक ए मुबारक, इसमें इसका वर्णन मिलता है दोस्तों। तो आई होप्स दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है दोस्तों। ठीक है, देखिएगा, अब बात करते हैं आगे। देखिए दोस्तों, मुबारक शाह के समय अनेक विद्रोह भी होते हैं दोस्तों। आपको पता है कि विद्रोह तो होते हैं और विद्रोह का सामना भी उसने काफ़ी हद तक उन्होंने सामना किया। लेकिन दोस्तों अनेक लोग इस विद्रोह का सामना करते हुए करता करता तो है दोस्तों मुबारक शाह है, लेकिन इसके अनेक असंतुष्ट लोग भी होते हैं। ठीक है, जो इसके शासन से खुश नहीं होते हैं। उन्होंने क्या किया कि इसके ऊपर एक षड्यंत्र रचते हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि इनके शासनकाल से ये लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, और संतुष्ट ना होकर एक संगठन का क्या करते हैं, एक संगठन बनाते हैं जिसका नेतृत्व दोस्तों एक शासक होता है दोस्तों, सरवर उल मुल्क। ठीक है दोस्तों, ये सरवर उल मुल्क मुबारक शाह का दोस्तों ये वजीर था दोस्तों। ठीक है, ये वजीर था, और दोस्तों ये इस संगठन में शामिल होते हैं, नहीं हम कह सकते हैं इसका, इस संगठन का नेतृत्व ही दोस्तों इस सरवर उल मुल्क के द्वारा किया जाता है। और इसी ही एक इस संगठन में एक व्यक्ति का नाम होता है दोस्तों सिद्धपाल। देखिए दोस्तों, ये सिद्धपाल आगे जाकर दोस्तों मुबारक शाह की हत्या करता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सरवर उल मुल्क ने एक संगठन बनाया, और उस संगठन का नेतृत्व इस सरवर उल मुल्क के द्वारा ही किया जाता है जो मुबारक शाह का वजीर था। और इसी के अंदर एक व्यक्ति होता है दोस्तों सिद्धपाल, ये इसका सदस्य होता है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि उसने जो एक संगठन बनाया दोस्तों, संगठन में दोस्तों हिंदू लोग भी थे और मुसलमान अमीर भी थे। इन सभी ने मिलकर दोस्तों एक षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र रच के दोस्तों इस जो मुबारक शाह है, इसकी उसने हत्या करवा दी। और कब करवाते हैं दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ कब करवाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि दोस्तों मुबारक शाह एक नए नगर की स्थापना करता है यमुना नदी के पास दिल्ली में, मुबारकाबाद। ठीक है, उसकी क्या करता है, ये स्थापना करता है। जब ये इस नगर का निरीक्षण कर रहा होता है, यानी कि दिल्ली जाता है, और जब इस नगर का यानी कि मुबारकाबाद का निरीक्षण कर रहा होता है, तब इस सिद्धपाल ने क्या किया दोस्तों, 19 फरवरी 1437 में दोस्तों किसकी हत्या कर देता है, इस मुबारक शाह की हत्या कर देता है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों यानी कि इस षड्यंत्र को रचने वाला दोस्तों यानी कि मुबारक शाह का ही एक वजीर था सरवर उल मुल्क। इसकी हत्या इसी के द्वारा करवाई जाती है। यानी कि ये क्या है कि दूसरों के कंधे पर बंदूक रखे क्या ट्रिगर को ये दबाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सिद्धराज को क्या करता है, ये अपना मोहरा बनाकर दोस्तों इस मुबारक शाह को मरवा देता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि जो मुबारक शाह है ना, जो एक कठपुतली शासक होता है, यानी कि जो मुबारक शाह की जो एक भाई था फरीद खां, उसका पुत्र होता है कि मोहम्मद शाह, इसको ये शासक बनाता है दोस्तों। ठीक है, तो शासक बनाता है तो ये कठपुतली शासक होता है, यानी कि पूरी की पूरी बागडोर इस सरवर उल मुल्क के हाथों में ही रहती है दोस्तों। और फिर आपको पता होना चाहिए कि आगे जाकर दोस्तों ये सरवर उल मुल्क क्या करता है, यानी कि एक षड्यंत्र भी, ये खुद भी फंस जाता है और इसकी भी हत्या कर दी जाती है दोस्तों। फिर हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। देखिएगा क्या है कि देखिए दोस्तों, सरवर उल मुल्क ने मुबारक शाह की हत्या करवा देता है। और दोस्तों अब यहाँ पर सैयद वंश यानी कि दिल्ली सल्तनत की जो पद है वो खाली हो जाता है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो मुबारक शाह है इसके कोई पुत्र नहीं था। तब दोस्तों ये जो मुबारक शाह है एक दत्तक पुत्र होता है उसका, यानी कि मोहम्मद शाह।
ठीक है, ये मोहम्मद शाह को ये शासक बनाते हैं दोस्तों। यानी कि मोहम्मद शाह किसका पुत्र था दोस्तों? जो मुबारक शाह का एक भाई था दोस्तों, फरीद खां। इस फरीद खां का ये पुत्र होता है दोस्तों। इसको ये सरवर उल मुल्क ने इसको क्या है, एक कठपुतली शासक के रूप में वो बना देता है। तो दोस्तों कठपुतली शासक होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक कठपुतली शासक है, और वास्तविक जो नियंत्रण था शासन का वो इस सरवर उल मुल्क के हाथों में ही रहता है दोस्तों। ठीक है, देखिएगा, बात करते हैं आगे। देखिएगा, मोहम्मद शाह एक महान अयोग्य शासक था। इसी के समय दोस्तों सैयद वंश का क्या होता था, पतन प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि ये अयोग्य शासक था दोस्तों। इसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि एक अयोग्य, एक महा अयोग्य शासक भी आएगा दोस्तों, जिसका नाम है अलाउद्दीन आलम शाह है दोस्तों। इस अलाउद्दीन आलम शाह ये इससे भी बड़ा अयोग्य शासक होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये क्या करता है, जब इस पर दोस्तों जो मालवा का जो शासक है उसके द्वारा आक्रमण किया जाता है, तब ये अलाउद्दीन आलम शाह क्या करता है दोस्तों, ये दिल्ली सल्तनत को छोड़कर बदायूं चला जाता है। और बदायूं जाने के साथ ही दोस्तों इसी को हम कह सकते हैं कि सबसे क्या अयोग्य शासक इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो वो तो हम आगे बात करेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं किसके बारे में, मोहम्मद शाह के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यानी कि मोहम्मद शाह ये मुबारक शाह के भाई फरीद खां का पुत्र था ये, यानी कि मोहम्मद शाह ये दत्तक पुत्र के रूप में ये शासक बनता है। और ये मोहम्मद शाह एक महान अयोग्य शासक, इसी के समय दोस्तों सैयद वंश का पतन प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों एक बात हम बात कर लेते हैं कि मोहम्मद शाह के वजीर, देखिएगा जो मोहम्मद शाह का वजीर था दोस्तों क्या है, सरवर उल मुल्क। आपको पता होना चाहिए कि इसी ने क्या किया था, आलम शाह की हत्या की थी, करवाई थी दोस्तों। किसके साथ, किसके सानिध्य में करवाई थी दोस्तों? सिद्धराज इसकी हत्या करवाता है, यानी कि हत्या करता है किसके कहने पर, सरवर उल मुल्क के कहने पर दोस्तों। इसी से क्या होता है कि जो मोहम्मद शाह ने क्या कर दिया, जब इसी के द्वारा, यानी कि सरवर मुल्क के द्वारा इसको पद दिलाता है, तो ये खुश होता है। और खुश होकर दोस्तों मुबारक शाह ने इस वजीर सरवर उल मुल्क को एक उपाधि देता है दोस्तों, खान ए जहाँ की उपाधि देता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक खान ए जहाँ की उपाधि दोस्तों बहलोल लोदी को भी दी जाती है, किसके द्वारा, मोहम्मद शाह के द्वारा दी जाती है। तो वो तो आगे हम बात करेंगे, तो याद रखना है सरवर उल मुल्क को कौन सी उपाधि दी जाती है, खान ए जहाँ की उपाधि दी जाती है। ठीक है, देखिएगा, शासन का वास्तविक नियंत्रण सरवर उल मुल्क के हाथों में था, जिसे मुबारक शाह के हत्यारों में एक शामिल था, जिसका नाम है मीरान सद्र। इस मीरान सद्र को भी दोस्तों इस सरवर उल मुल्क ने एक उपाधि दी थी, जिसका नाम है मोइन उल मुल्क। मोइन उल मुल्क की उपाधि इस मीरान सद्र को दी जाती है। कौन देता है, सरवर उल मुल्क देता है, क्योंकि वास्तविक जो शासन का जो बागडोर थी वो इस सरवर उल मुल्क के हाथों में ही था। और जो मोहम्मद शाह ये कठपुतली शासक था दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इस सरवर मुल्क को भी दोस्तों मोहम्मद शाह ने एक उपाधि खान ए जहाँ की, और इसी ने इस षड्यंत्र में जो शामिल एक हत्यारा था उसका नाम है मीरान सद्र। इसने मोइनुल मुल्क की उपाधि इस सरवर मुल्क के द्वारा दी जाती है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों एक बात और बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों इस मुबारक शाह की जब हत्या इस सरवर उल मुल्क के द्वारा की जाती है, तब इसका एक वफादार, हम इनको कटप्पा मामा, ठीक है, यानी कि ये कटप्पा मामा के रूप में आता है दोस्तों। यानी कि हम कह सकते हैं कि मुबारक शाह के जो वफादार थे दोस्तों, वफादार का नाम था कमाल उल मुल्क। ये दोस्तों अपने साथियों से मिलकर दोस्तों एक सुल्तान मुबारक शाह की हत्या का बदला लेने के लिए एक संगठन बनाता है दोस्तों। कौन, मुबारक शाह के वफादार कमाल उल मुल्क के द्वारा एक संगठन बनाता है। जिस तरह दोस्तों सरवर ए मुल्क ने मुबारक शाह की हत्या करवाने की कोशिश की और एक संगठन बनाता है ना, वैसे ही दोस्तों इस कमाल उल मुल्क ने अपने सुल्तान मुबारक शाह की हत्या का बदला लेने के लिए एक संगठन बनाता है। और इस संगठन में दोस्तों एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो मोहम्मद शाह है वो सरवर मुल्क का एक कठपुतली शासक बनता है, तो इसने क्या किया कि इस मोहम्मद शाह भी क्या है, इस कमाल उल मुल्क के
के अंदर इस संगठन में शामिल हो जाता है, क्योंकि दोस्तों सरवर और मुल्क के सामने ये जो मोहम्मद शाह ये कठपुतली शासक था। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, इस कमालुल मुल्क ने क्या किया दोस्तों, सरवर और मुल्क और उनके साथियों को क्या करता है दोस्तों, यानी कि इसके सानिध्य मोहम्मद शाह के सानिध्य में महल के अंदर बुलाता है, और ये सभी समझते हैं कि हमें कुछ उपहार के रूप में कुछ जागीर वगैरह मिलेगी। तो ये क्या करते हैं, सरवर और मुल्क और उनके जो साथी थे दोस्तों वो सभी दरबार में उपस्थित होते हैं, और अचानक दोस्तों इस कमाल उल मुल्क के द्वारा उन पर आक्रमण कर देता है और इन सभी की हत्या कर देता है दोस्तों। इससे दोस्तों क्या होता है कि जो मोहम्मद शाह है इस कमालुल मुल्क से बड़ा खुश होता है, और खुश होने के साथ दोस्तों उसके वजीर का पद पर उसको नियुक्त कर देता है। ऐसे दोस्तों जैसे बोलते हैं ना कि जब कोई दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है और उस गड्ढे में खुद ही गिर जाता है, वैसे ही इस सरवर मुल्क की भी हालत ऐसी ही होती है दोस्तों। तब दोस्तों मोहम्मद शाह क्या करता है कि इस कमाल उल मुल्क को वजीर के पद पर नियुक्त कर देता है दोस्तों। ठीक है, देखिएगा इसी बीच पता चलता है। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये तो क्या था कि महल के यानी कि साम्राज्य के अंदर की बात हो रही थी, और अब बाहर की अगर बात करें यानी कि सीमांत जो साम्राज्य थे दोस्तों, सीमांत जो राज्य थे दिल्ली सल्तनत के, हम यूँ कह सकते हैं कि जो जौनपुर है, जौनपुर में दोस्तों एक शासक होता है इब्राहिम सरकी। इस इब्राहिम सरकी ने क्या किया कि दिल्ली सल्तनत की कमज़ोर स्थिति को देखते हुए उसने क्या किया कि जो दिल्ली सल्तनत का जो पूर्वी भाग था इस पूर्वी भाग पर आक्रमण कर देता है। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि मालवा का एक शासक था महमूद, ये भी क्या करता है कि दिल्ली की कमज़ोर यानी कि दुर्बल स्थिति को देखते हुए वो क्या करता है, दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए यानी कि मालवा से रवाना हो जाता है दोस्तों। तो इसी से क्या होता है कि दोस्तों ये मोहम्मद शाह है, वैसे कमज़ोर शासक तो था ही, ये क्या है कि घबरा जाता है, इनके इसके पसीने छूट जाते हैं। अब ये देखता है कि अब इस संकटकालीन परिस्थिति में करूँ तो मैं क्या करूं। तब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एक जो लोधी वंश का जो शासक होता है बहलोल लोधी क्या करता है, इसकी सहायता प्रदान करता है, किसकी, मोहम्मद शाह की दोस्तों। ठीक है, तब दोस्तों इस मोहम्मद शाह को दोस्तों इस बहलोल लोधी को मोहम्मद शाह के द्वारा एक उपाधि दी जाती है दोस्तों, यानी कि खाना, इसी को खाने जहां भी कहते हैं, ये उपाधि उसको दी जाती है दोस्तों। ठीक है, तो एक बार इसको दोबारा से हम पढ़ते हैं, देखिएगा। देखिए दोस्तों, जब जौनपुर के अंदर सरकी यानी कि इब्राहिम सरकी के द्वारा जो दिल्ली सल्तनत की जो पूर्वी राज्य उन पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लेता है, इसके बाद में दोस्तों मालवा की जो शासक है महमूद ने दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए एक योजना बनाकर दोस्तों दिल्ली चल पड़ता है उस पर आक्रमण करने के लिए। इस संकटकालीन परिस्थिति में मोहम्मद शाह का साथ दोस्तों जो अफगानी जो शासक है बहलोल लोदी के द्वारा दी जाती है, और बहलोल लोदी क्या करता है, ये इस महमूद था जो मालवा का शासक उसका सामना करता है। जब इसका सामना होता है और इस महमूद को ये पता चलता है कि जो महमूद को पता चलता है कि जो महमूद शाह है उसकी सहायता कौन करने आ रहा है, बहलोल लोदी। तब दोस्तों ये महमूद जो है ये क्या करता है, दिल्ली से वहाँ से भाग खड़ा होता है, और दोस्तों दिल्ली सल्तनत को ये बहलोल लोदी बचा लेता है। ठीक है, देखिएगा तो क्या होता है, मोहम्मद शाह बहलोल लोदी को पुत्र मानता था। जब ये इससे खुश होता है तो ये महमूद लोदी को अपना पुत्र मानता है, और इसी से दोस्तों बहलोल लोदी को सुल्तान ने खाना हम यूँ कह सकते खाने जहाँ की उपाधि प्रदान करता है। और दोस्तों खाना और खाने जहाँ की दोनों एक ही बात है दोस्तों, कंफ्यूज में नहीं होना है। ठीक है, खाना की उपाधि धारण करने के बाद दोस्तों दो प्रांतों को सूबेदारी देते हैं, एक तो लाहौर की और एक सिंध प्रांत की उसको सूबेदारी प्रदान करता है, यानी सूबेदार बनाता है। देखिए दोस्तों, जो मोहम्मद शाह ने एक बहुत बड़ा काम किया था दोस्तों, दिल्ली में क्या है एक नया नगर बसाया था दोस्तों जिसका नाम है मोहम्मदाबाद। ठीक है, तो ये भी याद रखने का, यानी कि मोहम्मदाबाद नगर की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, यानी कि मोहम्मद शाह के द्वारा दिल्ली में करवाई जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों एक शासक बनता है अलाउद्दीन आलम शाह, जिसको हम अलाउद्दीन आदिल शाह के नाम से भी हम जानते हैं। और दोस्तों ये इसका जो टाइम पीरियड था वो 1445 से लेकर 1451 तक था। ठीक है दोस्तों, और ये जो सैयद वंश का अंतिम शासक भी इसको कहा जाता है दोस्तों, इसको भी आप याद रखिए दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, मोहम्मद शाह का पुत्र आदिल आलम शाह को मालिकों हम यूँ कैसे अमीरों के द्वारा इसको शासक बनाया जाता है। ये क्योंकि ये भी दोस्तों आपको पता है एक अयोग्य शासक भी होता है। ठीक है, बहलोल लोदी की सरकार की
जो दुर्बलता थी दोस्तों, उस दुर्बलता का फ़ायदा वो उठाता है, यानी कि अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयत्न किया। इसी समय तो अलाउद्दीन और वजीर जो हामिद है दोस्तों, इसके मध्य झगड़ा हो जाता है। और हामिद से क्या होता है, झगड़ा होने के बाद में ये जो मोहम्मद शाह है, हम यूँ कह सकते हैं, सॉरी, जो अलाउद्दीन आलम शाह है, ये है क्या करता है कि 1447 में दोस्तों दिल्ली को छोड़कर दोस्तों कहाँ, बदायूं चला जाता है। और दिल्ली सल्तनत का जो पूरी की पूरी बागडोर है दोस्तों, अपनी पत्नी के दो भाई होते हैं, उसके साले होते हैं, यानी कि हम यूँ कहते हैं, एक तो सहना ए शहर और अमीर कोहथे, इन दोनों को बराबर हिस्सों में बांट देता है। और दोस्तों बांट के कहाँ चला जाता है, बदायूं चला जाता है। और वहाँ पर स्थायी रूप से 1447 में स्थायी रूप से वहाँ पर बस जाता है, यहाँ पे वहाँ पे रहना प्रारंभ कर देता है। जब दोस्तों इन दोनों शासकों के को बराबर का बंटवारा दिल्ली को दे देता है, तब इन दोनों के अंदर भी दोस्तों विवाद हो जाता है। और इस विवाद का फायदा उठाकर दोस्तों, ये जो दोनों के विवाद होता है, तब इस अमीर कोहते ने साहेना इस साहेना इस शहर की क्या कर देता, हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद में दोस्तों इस अमीर कोहेते की भी हत्या दोस्तों जनता के द्वारा कर दी जाती है, यानी कि इन दोनों का तो क्या होता है, खेल खत्म हो जाता है। एक बार फिर से दिल्ली, यानी कि दिल्ली सल्तनत की जो गद्दी है वो खाली हो जाती है। अब यहाँ से दोस्तों बहलोल लोदी क्या करेगा, इस षड्यंत्र का फायदा उठाएगा। और फायदा उठाने के साथ साथ अपना एक जो प्रतिद्वंदी था दोस्तों हमीद खां, इस हमीद खां को मरवा कर दोस्तों 1450 ईस्वी में दोस्तों इस बहलोल लोदी ने क्या किया कि, यानी कि 1450 के अंदर दोस्तों इस हमीद खां को मरवाता है। और 19 अप्रैल 1951 ईस्वी में क्या करता है दोस्तों, दिल्ली का वो शासक बन जाता है। और यहीं से दोस्तों हम यूँ कह सकते हैं दिल्ली पर सैयद वंश है, सैयद वंश की समाप्ति होती है। और यहाँ पर लोधी वंश बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड हो जाता है, यानी लोधी वंश की स्थापना हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम जो लोधी वंश है, इस लोधी वंश के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और दोस्तों पूरी की पूरी कोशिश यही करेंगे कि इस लोधी वंश को भी एक वीडियो में ही ख़त्म कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज का वीडियो भी बहुत ही आपको पसंद आया है। तो अगर दोस्तों आपको पसंद आया तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेज है, इस टीके स्टडी क्लासेस को दोस्तों अपने जो भी फ्रेंड सर्किल है या कोई लाइब्रेरी ग्रुप है वहाँ पर दोस्तों इसको शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।